सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आज हम बात करेंगे नाजरीन अहम जो हमारे मुल्की मामलात हैं उन पर, और साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल किस जानिब गामज़न है इस पर भी बात करेंगे, बल्कि मुल्क में मजमूई सूरत हाल क्या है। तो अहम मौज़ूआत हमारे इस प्रोग्राम का आज हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले हम वीकली राउंड अप की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर ख़जाना का मईशत के हवाले से अहम बयान। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। IMF का प्रोग्राम जल्द मुकम्मल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। जहांगीर तरीन की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान मुलाकात से कबल साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि एक बड़ा गिरोह साथ चलने का ऐलान करेगा। आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पंजाब, जुनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात। अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पैनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात। सिराजुल हक की दरख्वास्त 8 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा 9 मई के वाक़यात को जवाज़ बनाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी को 193 अराकीन की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का मेयर बना तो गैर कानूनी और नाजायज़ होगा। और पाक, ईरान, अफगानिस्तान, रूस तिजारत के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स 2023 जारी कर दिए। अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, रूस के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत में आसानी होगी। तो आपने टॉप स्टोरीज मुलाहिजा कर ली नाजरीन। अब गुज़श्ता साल की निस्बत अगर बात की जाए तो जहां सियासी बहरान कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मईशत की बेहतरी के आसार भी नुमायां हो रहे हैं। ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रुपए की कदर मुस्तहकम होना शुरू हो चुकी है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक बार फिर कमी कर दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब हुकूमत ने भी सियासी मामलात से हटकर मुआशी मामलात की जानिब फोकस करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में ये कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ और मुआशी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा सनतकारों और सरमायाकारों ने भी मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए मुफीद तजावीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। एक बड़ा बयान उनकी जानिब से सामने आया है। वो कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को अब शर्म आनी चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम नुकसान की बड़ी वजह होती है। बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिनके हल में वक्त दरकार है। वो ये कह रहे हैं कि कोशिश हमारी ये है कि गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर करें। हुकूमत का मईशत की जानिब तवज्जो देना खुशाइन तो है, लेकिन मुस्तकबिल की लाएहमल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कौन से इक़दाम फौरी करने चाहिए, आने वाला बजट मुल्की मईशत के लिए कितना तब्दील कुन साबित होगा और वज़ीर ख़जाना के फैसले कितने कारगर साबित होंगे, ये अहम सवालात हैं। इसके अलावा IMF का डील का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है नाजरीन। इसका $2 अरब से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। क्या मुआशी टीम ने IMF से पुराना मुआहिदा ख़त्म करके नया कर्ज मुआहिदे करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं? ये भी एक अपनी जगह सवाल मौजूद है। और क्या नया कर्ज मुआहिदा मौजूदा प्रोग्राम से ज़्यादा सख्त होगा? क्या वाकई मुल्क किसी सूरत में डिफ़ॉल्ट नहीं होगा जैसे कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं? मज़ीद उन्होंने क्या क्लेम्स किए हैं वो आपको पहले दिखाते हैं। तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब तो हमें उम्मीद दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो दिवालिया नहीं होगा। अब शर्म कर लेनी चाहिए उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को जो पाकिस्तान है वो दिवालिया हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे तज्जियाकार भी मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगी। आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा कर ली है, वो तो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब।
हमारी हुकूमत, वो ये कह रही है कि जी पाकिस्तान जो है उसके पास $1 ट्रिलियन सरमायाकारी मौजूद है, हमारे मुल्क में एसेट्स हैं, हम दिवालिया नहीं हो सकते, और बल्कि जो आने वाला बजट है वो कह रहे हैं कि उसमें रिलीफ भी मिल जाएगा हमें। आप समझते हैं कि ऐसा होगा? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में हम सबको खुश हो जाना चाहिए। अगर $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी, मेरे ख्याल में हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी इतनी सरमायाकारी का एसेट्स हैं, एसेट्स तो आपके पास बहुत हैं, एसेट्स आपके पास बहुत हैं, मगर बात यह है कि हम अपने मुल्क की जितनी भी डायनामिक्स हैं, जितना इस मुल्क के अंदर हुस्न है, जितना इस मुल्क के अंदर खूबसूरती है, जितना इस मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। एक ज़माने में यहाँ पर एक टग लगाया जा रहा था समंदर के अंदर कि जनाब यहाँ पर तेल मिलेगा, फिर इसके बाद ऐसी रेल पेल होगी कि हम देखते रह जाएंगे। देखें, ये जियोलॉजिकल सर्वेज हैं कि जीवनी से लेकर सरक्रीक तक पाकिस्तान के इस कोस्टल इलाके के अंदर इतने ज़खायर मौजूद हैं तेल और गैस के कि अगर वो एक्सप्लोर होते हैं तो इससे दुनिया के मसाइल हल होते हैं, लेकिन करने कौन देगा? तो अगर मगर की बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ, आपको करने कौन देगा? पहली बात तो ये है, पाकिस्तान के सोवरन फैसले करने के जो हैं वो हमारे हुक्मरानों के अपने मसाइल हैं, वो नहीं करते हैं फैसले, इसलिए कि उनको छोटे छोटे पीनट्स चाहिए होते हैं और पीनट से वो काम चलाते हैं, वो बड़े फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। ये एक मसला है। लेकिन हमारा मसला एक साल से, पिछले 1-1.5 साल से जो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है, जिसने और ज़्यादा ख़राब किया है सूरत हाल। वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान के मसाइल को दो चंद किया है, बढ़ाया है। अगर ये मसाइल ना होते, अगर सियासी इस्तेहकाम होता, अगर हम वक्ती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के अंदर ये उखाड़ पछाड़ का अमल ना होता, यानी साबिक हुकूमत अगर हुकूमत से अलग होने के फ़ौरन बाद असम्बलियाँ ना छोड़ देती, असम्बली में जाकर बैठते, उसका हिस्सा बनते और उनको टफ टाइम देते, तो ये सूरत हाल ना होती। फिर ये कि 2 हुकूमतें उनके पास थी, अगर वो ये उन हुकूमतों को ख़त्म ना करते, नतीजे क्या हुए? उनको तो कुछ नहीं मिला है, हुकूमतें ही ख़त्म हुई उनकी, और चौथा 5वां महीना गुजर रहा है और वो ऐसे खाली हाथ पर हाथ डालकर बैठ रहे, बल्कि और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हुई है। तो ये गलत फैसले थे ना, और इन गलत फैसलों का, अच्छा ये तो बिल्कुल हमें नज़र आ रहा था, हम उसी वक्त कह रहे थे भाई ये गलत फैसले हैं, ये तबाह कर देंगे। ना सिर्फ ये कि हमारे मुल्क के लिए नुकसान दे होंगे, खुद उनके लिए नुकसान दे हुएंगे, और वाकई उनके लिए नुकसान दे साबित हुए। गलत फैसले थे, असम्बलियों में न बैठने का गलत फैसला था, बैठना चाहिए था, हुकूमतें नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। असम्बली उन्हें एक गलत तरीके से मिल गई थी हुकूमत, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल सरासर गलत तरीके से मिली थी, वो नहीं तोड़ी जानी चाहिए। लेकिन बात नज़ीर लगारी साहब, दोनों तरफ से हमने देखा कि ताली दोनों हाथों से बजती है ना, यहाँ पे महाजराई दोनों जानिब से जा रही थी। ये खींचा तानी हमने देखा कि जब बार बार सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया के पास मामलात लेकर जाते रहे, उनको सेटल क्यों करवाने की पड़ी? अदलिया भी एक और ताली बनी हुई थी, हमें इसको भी देखना चाहिए। अदलिया को एक जो हम समझते थे कि एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा किरदार होता है अदलिया का कि वो मुल्क के सारी चीज़ों को पेश नज़र रख कर वो फैसले करेगी। मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में भी वो मामला, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, वो मामला जो सियासतदानों को मिल बैठ के खुद हल करने चाहिए थे, उसमें अदलिया को आप खुद लेकर आते रहे, और वो बल्कि उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने दानिशमंदी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चले। बिल्कुल सही, अदलिया ने भी बहुत ज़्यादा सो मोटो लिए नहीं लेने चाहिए। सही। अच्छा आमिर ज़िया साहब, इसी सवाल मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब हमें कुछ खुद भी उम्मीद दिखाई दे रही है, जैसे डॉलर का कहा जा रहा है कि नीचे आ गया, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी वाक़ई हुई है, आपको लगता है कि अब मामला जो है माशी तौर पे अगर हम देखें तो कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है? नहीं भाई, मुझे ये लग रहा है कि अभी बड़े कड़े इम्तहान हैं हमारे लिए, हमारी मईशत के लिए बहुत बड़े बड़े इम्तहान हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। आपने उम्मीद से बात शुरू की, और जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं पुरुमीद हैं, तो जब उन्होंने पाकिस्तान में कदम रंजा फरमाया था, आप याद करें, जब वापस आए थे उस वक्त वो मतलब मतलूब भी थे और वज़ीर ख़जाना को उन्होंने हेल्प नहीं लिया था, तो उन्होंने कहा था कि जी डॉलर को तो हम बिल्कुल पटक के नीचे लेकर आ जाएंगे, और मेरे पास बड़ा मजबूत किस्म का माशी इस्लाहात का एक मंसूबा है। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि अगर आप
इस साल यानी इस माली साल और पिछले माली साल के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मुआवजा करें तो आपको नज़र आएगा कि हमारा हर इंडिकेटर मनफी हुआ है। सबसे ख़तरनाक जिस पे लोग जोर नहीं दे रहे कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो सन 2023 के माली साल में घटकर $1568 रह गई है और गुज़श्ता माली साल में 1766 थी। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि $198 कम हुई है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मजमूई तौर पे मुल्क हमारा गरीब हुआ है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। और उसमें ख़तरनाक बात यह कि हमारी जो अफरात ज़र है पिछले 11 महीने का रिकॉर्ड लें तो एवरेज 20% से ज़्यादा, पिछले 3-4 महीने कर लें तो 30% से ज़्यादा और गुज़श्ता माह कर लें तो 38% से ज़्यादा। हमारी जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की अशिया की, वो 50% से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। अब ये मैं फैक्ट्स की बात करूँ, ये कोई हम दिल से घड़ के फिगर्स नहीं दे रहे, ये तो हुकूमत के फिगर्स हैं, लेकिन इनको पर्सपेक्टिव में लाना ज़रूरी है। आप ये देखिए कि पर कैपिटा इनकम भारत की हमसे ज़्यादा है, कहने की बात ही नहीं। बांग्लादेश की माशाल्लाह हमसे ज़्यादा है, श्रीलंका की हमसे ज़्यादा है। तुम कहाँ पे खड़े हुए? अफगानिस्तान भी बेहतरी की जानिब जा रहा है। जी खैर, उसके बारे में ज़रा सा एक अलग बहस है वो। मुझे नहीं पता कि बेहतरी के पैमाने भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जश्न मना रहे थे कुछ दिन पहले कि एक बयान छपा कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। तो मैंने उस पर सवाल किया कि जनाब सस्ता तरीन अगर आप डॉलर लेकर आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, बरतानिया से आ रहे हैं, तो आपको बड़ा सस्ता लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हैं और पर कैपिटा इनकम गिर गई और आपको रुपये डिवैल्यू हो गए, तब तो मतलब है कि वो फिर वो चाराने की चीज़ भी जो आपको है वो रुपए की लगेगी ना। लेकिन बाकी ममालिक में आमिर ज़िया साहब, अगर महंगाई होती है तो वहाँ पर जो आपका रोजगार है उसमें भी बेहतरी आती है। मैं वही कह रहा हूँ, पर कैपिटा अगर मैं उसको पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर बरतानिया भाई $60,000 से ज़्यादा उनका पर कैपिटा है, ठीक है ना, किसी मुल्क का 90,000 है, हम बेचारे 1566 पे खड़े हैं, तो कोई तकाबुल नहीं है ना। उनके लिए ये चीज़ सस्ती है, हमारे लिए बहुत महंगी है। बिल्कुल हमारे लिए मतलब है वो कहते हैं, मैं नाम लेने वाला था एक पेटेंट उसका, वो कोल्ड ड्रिंक का, कि वो हमें महंगी लगती है, उनको बड़ी सस्ती लगेगी। वो कहेंगे यार 25p की है, 10p की है। तो खैर ये एक अलग बात है। तो बात अगर वज़ीर ख़जाना साहब की बात की जाए ना, कि अभी तक जो हुकूमत ने पिछले 13 माह में कारनामे दिखाए हैं, तो उसमें हमें नज़र आता है कि इनकी एक ही पॉलिसी है, बैग एंड बोरो। अच्छा, बैग एंड बोरो कोई पॉलिसी नहीं होती है। हमें पता है कि इस मुल्क को इस वक्त मुश्किलात से निकालना है, तो हमें IMF के प्रोग्राम को फ़ौरन उस पर दस्तखत करने चाहिए, और बहुत तल्ख होगा, बहुत शदीद मुश्किल में होंगे हम। लेकिन अगर हम नहीं करते तो उसकी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो ज़्यादा तशवीशनाक होगी। सही। अब आप देखिए 7 माह से हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये भी कह रहे थे कि जी IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा हमें, लेकिन नहीं मिल रहा। तो सवाल है क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, अब जो ख़तरनाक बात है, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद आप पॉलिटिक्स पे जाएंगी, कि अब जो ये हमें बजट की इंडिकेशन आए हमारे पास, ये दे रहे हैं एक्सपेंशनरी बजट। उस बजट का क्या मतलब होता है कि ये इलेक्शन को सामने रख के कुछ उसमें लोगों को रिलीफ देंगे। अब हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है लगारी साहब रिलीफ देने की। मतलब अगर आप सर छुपाएंगे तो पाँव नंगे होंगे, और पाँव ढांपेंगे तो सर नंगा होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा हमारे साथ। तो उसमें अगर ये करेंगे ये सब काम, अभी मंतकी बात है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब अगली हुकूमत आएगी उसके पास तो आप एक लैंड माइन, क्या मतलब एक ऐसी आप बारूदी सुरंगें बिछा के जाएंगे, ऐसी गड़ा खोद के जाएंगे कि वो सीधे उसके अंदर गिरेंगे। तो ये बड़ी ख़तरनाक तरीन इनकी बात है। फिर इनके आदाद शुमार आखिरी पॉइंट में दूंगा कि इन्होंने जो प्रोविजनल फिगर्स दिए हैं सन 2023 के, इन्होंने कहा जी हमारी ग्रोथ जो है माशाल्लाह 0.29% है बमुकाबला 6.1% जो गुज़श्ता हुकूमत के दौर में थी ना। अब जो माशी माहिरीन है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब कैसे हो सकती है, क्योंकि आपने जिन सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई है उनमें लोगों को यकीन नहीं आ रहा। आपने कहा जी लाइव स्टॉक, उसकी ग्रोथ हमारी 3.38% बढ़ गई, जो कि पिछले बरस से ज़्यादा है। लेकिन हमें पता है कि साल तो सैलाब भी आया था, आपने कहा जी लाखों जानवर मर गए, तो कैसे ग्रोथ दिखाई आपने उसके अंदर? एक सवाल है। और खुद कहते हैं, अभी जो फूड सिक्योरिटी की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी यही तो कह रहा था कि उसकी वजह से हमारा लाइफ स्टॉक तबाह हो गया। आपने कहा जी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी उसमें 9% इजाफा हो गया, पिछले बरस के मुकाबले में 8.9 था। तो जनाब लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी गिरी है, 25% गिरी है। यहाँ पे धंधा चल ही नहीं रहा, तो 9% कैसे हुआ? एजुकेशन आपने कहा 5.5 से 10% बढ़ गया। तो जो इन्होंने आदाद शुमार दिए उस पर लोगों को शक व शुबा है। और अगर इन्होंने एक्सपेंशनरी बजट दिया तो ये बड़ी बड़ी बारूदी सुरंगें बिठा के जाएंगे, और फिर अल्लाह ही रहम करे जो भी हुकूमत आएगी वो कैसे चलेगी। और फिर अगर वो उससे मुआहदा करती है IMF से, वो इतना सख्त होगा लगाई साहब और आमना साहिबा, आप याद रखें हमारी चीखें निकल आएंगी, मैं टाई वाई उतार के फेंक दूंगा, AC वैसे ही काम नहीं करेंगे, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी। लेकिन सर एक बात तो मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा। हाँ, एक बात आपकी बातों से वाज़ेह होगी, वो ये कि ये जो बजट है
ये हमें दिखा देगा कि अगर तो पॉपुलिस्ट डिसीजन हुए, इसमें कैंपेन हुई अगर, तो समझ आ जाएगी कि इलेक्शंस मुल्क में होने वाले हैं। अदरवाइज वो भी एक अनसर्टेनिटी वो भी हमें दिखाई दे रही है, उस पर तो हम खैर आगे खबर बिल्कुल अच्छी निकाल दी आमना साहिबा, बिल्कुल सही बात है, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, एक और खबर है नाजरीन, वो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक इस हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये कि ऑयल कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत अब खरीद सकेंगी और सस्ते दामों में उनको मुल्की करेंसी में ये पेट्रोलियम मसनूआत वो खरीदी जा सकेंगी। इस पर भी मैं चाहूँगी सर आपका कॉमेंट। नहीं, मेरे ख्याल में एक बेहतर है। असल मसला ये है कि आपके पास डॉलर की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि क्या 300 से तो हमने नहीं सोचा था कि इतना बढ़ जाएगा कि डॉलर तो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बन जाएगा, यानी हमारी करेंसी ये हो जाएगी कि अफगानिस्तान की करेंसी के 3.25 पाकिस्तानी रुपए जो है वो एक अफगानी मिलेगा। मैंने एक ज़माने में बेहतरी की तारीफ जा रहे हैं, होते थे टके से कमज़ोर हो गए, बांग्लादेशी टके के सामने तो हमारी टके जैसी हैसियत भी नहीं रही है। और भारतीय रुपए के मुकाबले में जब हम पहली बार गए थे तो हमारा रुपया उनसे मजबूत हुआ करता था। थाईलैंड के नहीं, इस रीजन में आप सबसे पीछे हैं और उस सबसे पीछे होने के भी जाहिर है उसके कुछ चीज़ें हैं, उस पस मंज़र में भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमने जो सियासत को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, हमने जो सियासत के अंदर ख़राबी डालने की कोशिश की, हमने जो सियासत को, मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ ख़राब किया है। अब हमें एक इस बात की ज़रूरत है, जैसे आप भी बात कर रही थी, कि हम एक ऐसी प्रोसेस की तरफ जाएँ कि जहाँ फेयर, फ्री, एक इम्पार्शल इलेक्शन हो और ये मारा मारी वाला माहौल ख़त्म हो कि भाई ये क्या तरीका है कि आप एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर आप सियासत में आ जाते हैं। ठीक है, आपसे गलतियाँ हुई होंगी, दूसरे सीखेंगे, दूसरों की गलतियाँ होंगी, आप सीखेंगे, ये होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव नहीं है ये दुश्मनी वाला माहौल जो हमने पैदा किया हुआ है उसको ख़त्म करना है। फिर ये कि हमारी इकोनॉमी मईशत कर सकते हैं, हो सकता है कौमें करती हैं। आपने देखा है वर्ल्ड बैंक के बाद किस तरह से अमेरिका बाद में तो उस पर तनकीद करता रहा है, लेकिन मार्शल प्लान दिया है। अगर मार्शल प्लान उस वक्त ना दिया गया होता तो दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप भी नहीं उठ सकता था। यूरोप के उठाने में भी एक बड़ा किरदार था। हालांकि बाद में तो रिपब्लिकन कहते रहे नहीं भाई ये हमारा प्रोग्राम नहीं था, ये तो उनका डेमोक्रेट्स का प्रोग्राम था और बिल्कुल गलत था, लेकिन उस प्रोग्राम ने यूरोप को बहुत उठाया है। और हमारे पास भी ये था। आप भी एक ज़माने में जर्मनी को कर्जा दिया करते थे, और एक ज़माना ये भी हुआ करता था, और एक ज़माना ये भी है कि आप अगर आपके पास मसाइल ऐसे हैं कि अब अफगानिस्तान की तरफ क्या बांग्लादेश की तरफ रुख करना पड़ेगा कि भाई हमारी कुछ मदद करें आप। ये सूरत हाल तो आप ये सूरत हाल आमिर ज़िया साहब आपको भी लगता है कि ये सूरत हाल आने वाली है? देखिए, सूरत हाल तो आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बात है, एक तो हमारी हुक्मरान अशराफिया, ये लगाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये आज एक दो दिन की बात नहीं है ना, दलदला एकदम नहीं आता, उसके अवामिल बरसों पक्का करते हैं ना ज़ेर ज़मीन। तो हमारी हुक्मरान अशराफिया ने जो अय्याशी की, उन्होंने डेकेड आफ्टर डेकेड कर्जा लेते रहे, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, तो इन्होंने इतना कर्जा लिया कि आज जो है वो अनसस्टेनेबल हो गया। हम जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका, अभी जो पिछले बरस का मैं फिगर दूँ आपको, पहले 9 माह का, तो उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट किया उसका 55.5% हमने कर्जे में दे दिया, बाकी हमने 56.6% सूबों को दे दिया, तो माइनस में आ गए, ठीक है ना। उसके बाद हुकूमत चलाने के लिए, डेवलपमेंट फंड के लिए और दिफा के लिए हम सिर्फ फिर मांग तांग के गुजारा करते हैं ना। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है। फिर एक और मसला है कि हम लोग फंस गए ओल्ड बॉयज़ क्लब में। ओल्ड बॉयज़ क्लब क्या होता है कि जब मैं यंग रिपोर्टर था तो यही लोग हुआ करते थे वज़ीर ख़जाना, यही लोग फैसले कर रहे होते थे। आज जब मैं रिटायरमेंट के करीब आ रहा हूँ लगाई साहब, तो आज भी वही लोग बैठे हुए, ठीक है ना। हमारे यहाँ फ्रेश ब्लड नहीं आ रहा, हमारे नए इकोनॉमिस्ट नहीं आ रहे। इसाक डार साहब 90 की दहाई में भी थे, वो 2000 की दिहाई में भी थे, 2010 में भी और माशाल्लाह 23 में भी हैं। वही शौकत तरीन आते हैं, वही हफीज़ शेख आते हैं। भाई कोई नए इकोनॉमिस्ट, हमारे बच्चे बाहर जाके बहुत पढ़ लिख रहे हैं, बेहतरीन यंगस्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है कि दे आर होस्टेज टू जो बिग बिजनेस जो है इनकी, कहते हैं ना, एक हमें बिजनेसमैन ने कहा, अब मुझे पता नहीं, उन्होंने कहा जी अगर आप 3 चीज़ों पर पाबंदी लगवा दें, कराची चैम्बर, FPCI, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है हुकूमतों को मैनिपुलेट कर देते हैं और अपने लिए कंसेशन ले लेते हैं। तो कंसेशन क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी सब्सिडीज देते हैं। तो अभी भी अगर इन्होंने ट्रिलियन ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी दी तो हम कैसे ठीक होंगे? तो मुझे वो नई सोच नज़र नहीं आ रही है। मतलब मसले पुराने हैं और उनसे हल करने के लिए कोई नई सोच, कोई नया जहन, नया वो आपको नज़र नहीं आ रहा। वही बातें, लेकिन वही धमकियाँ हैं,
लेकिन जब इसहाक डार साहब अभी सामने नहीं आए थे, उससे पहले तो बातें ये हुआ करती थी कि इसहाक डार साहब आएंगे, वो कहते हैं ना, एक माहौल बना दिया गया था, आएंगे तो वो कुछ जादू की छड़ी लाएंगे, सब कुछ बदल देंगे। नहीं, जादू की छड़ी नहीं काम करती ना, वो हैरी पॉटर के नॉवेल में काम करती है जादू की छड़ी ना। हकीकी जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है, मंतक, लॉजिक, ये चीजें बिल्कुल सही बात है। अब ये होते हैं तो आप बैठकर सोचेंगे ना, आपके पास, अगर आपके पास नहीं है वसाइल की बात है, अगर आप उड़ा दिए वसाइल अपने, आप बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन अभी भी इसहाक डार साहब तो काफी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, और ये जादू की छड़ी उनकी कब चलेगी देखना है। अल्लाह करे जी चल जाए, पाकिस्तान में मामला जो है मुआशी तौर पर ये बेहतर हो जाए। सियासी मामलात पे भी नाज़रीन हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। अभी हम बात करने वाले हैं सियासी सूरत हाल की। इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। सियासी महाज पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जैसे ही अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे, यानी जो 100 अरकान उनके साथ मिल जाएंगे, तो उसके बाद वो एक पार्टी सामने लेकर आएंगे। उस पार्टी का क्या नाम रखा जाएगा, लाया अमल क्या होगा, उसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। उसी का वेट अब किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक और सूबाई वज़रा हैं जो कि जहांगीर तरीन के साथ मिलना शुरू हो चुके हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने आज बात की और उन्होंने कहा कि कोई अलग पार्टी बने नहीं जा रही, हम जहांगीर तरीन का ही साथ देंगे, यानी उन्हीं के साथ इल्हाक करने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलने जा रहे हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी इस वक्त अपने पंजाब में कदम जमाने के लिए वो भी तैयार हैं। उनकी भी मेल मुलाकातें जारी हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए जनूबी पंजाब में, वहाँ पर उनके काफ़ी ऐसे अरकान हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जो कि खैर बात कह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब वो चाह रहे हैं कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ मिल जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाए। साथ ही साथ दीगर ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो सामने आएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं आने वाले वक्त में, और उसका ऐलान करने के बाद वो कहाँ को जाएंगे, किस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, क्या आपको अभी दिखाई दे रहा है जहांगीर तरीन साहब जितने एक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर इलेक्शंस होते हैं उसमें टफ टाइम दे सकते हैं? असल में पहले स्टेटस तय होना है दोनों का, जनाब जहांगीर तरीन साहब का और जनाब नवाज शरीफ साहब का। दोनों जो हैं वो ताहयात नाअहल करार दिए गए हैं। अच्छा, फिर ये कि दोनों तैयारी कर रहे हैं ना कि इनको नहीं, वो खत्म सुने ना, उसमें भी एक मसला है। ये जाएंगे रिव्यू में, तो रिव्यू भी इनका हो चुका है, दोनों रिव्यू में भी नाअहल करार दिए जा चुके हैं, दोनों के दोनों। तो फिर अब आप ये कानून जो अभी बनाया गया है ये तो रिव्यू के लिए है, रिव्यू तो हो चुका। अब इस रिव्यू के बाद क्या हो गया, रिव्यू का रिव्यू होगा। अच्छा, रिव्यू के बाद तो सूरत सारी और महदूद हो जाए। तो एक तो ये कि रिव्यू का रिव्यू नहीं होता है, रिव्यू का रिव्यू सिर्फ इस सूरत में होता है लेकिन अभी मुल्क में काफ़ी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, कुछ नहीं, अमेंडमेंट भी नहीं हुई है ना, ये अमेंडमेंट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि कानून की अमेंडमेंट एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक और चीज़ है। सही, अगर आपने पूरे का पूरा ढांचा ही बदलना है तो उसके लिए तो आपको आईनी तरमीम का सहारा लेना पड़ेगा, वरना अगर आप इसी हाउस के साथ आप कानून साजी करते हैं तो फिर आप कैसे उसका जो राइट है उसको दोबारा कैसे वो करेंगे। जिन लोगों को, जनाब नवाज शरीफ को और जनाब जहांगीर तरीन को, दोनों को ये सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल करार दे चुकी है, और ये दोनों रिव्यू में गए, रिव्यू में भी दोनों ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं। हमने वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर सुनी हुई हैं जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने दी थी कि बड़ा जालमाना है और ये इस तरह का है और ऐसे दे दिया गया, और नहर वो अपना फैसल वादा के सिलसिले में, उनके केस के सिलसिले में कह रहे थे। लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका तो होगा ना कोई कि आप करेंगे कैसे, जब आप रिव्यू कर चुके हैं इस चीज़ को, और रिव्यू में भी वही फैसला है कि उनको नाअहल करार दिया जा चुका है, तो फिर आप उनको वापस कैसे लाएंगे, इसका मैकेनिज्म हमारे सामने नहीं है, इस वक्त हमारे सामने नहीं है कि कैसा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, मियां नवाज शरीफ की पार्टी में और लीडर्स मौजूद हैं, और
बड़े बड़े नाम भी हैं। खुद अपना मरियम नवाज एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आई हैं और पब्लिक भी उनकी तरफ खींचती है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब हैं तो नाअहल और उसके बाद ताहयात नाअहल हैं, फिर उनकी रिव्यू भी मुस्तरद हो चुकी है, तो वो कैसे जाकर एक पूरे के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, फिर इलेक्शन में कैंपेन कैसे कर सकेंगे। और अगर कोई मुखालिफ चला गया कोर्ट में, जनाब इनको तो रोकें, ये तो है ही नहीं ना, इनके तो सियासत में आ नहीं सकते, ओहदा नहीं ले सकते। नवाज शरीफ ने यही तो किया था कि पार्टी की सदारत ले ली, उन्हें का नहीं ले सकते। फिर कहा कि जज सरप्लस में उन्हें नहीं बन सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, चारों तरफ से वो दायरे खींचे हुए हैं, उसमें कैसे हो सकेगा। पहली बात यह है कि पहले ये कहाँ से आइन को कहाँ उठाकर फेंकेंगे, जाकर ये अहलियत हासिल कर लें। अहलियत हासिल करने के बाद ही फिर जाकर कोई एक्टिविटी कर सकेंगे जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब एक बड़ा अच्छा हल्का रखते हैं और उन्होंने साबिक जो हुकूमत बनी थी उसको बनाने के लिए उनका मरकजी किरदार था। ये इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उनका बहुत बड़ा किरदार था और उनके साथ हुआ भी बहुत बुरा जो कुछ उनके साथ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अब उनके लिए मैदान को करने के लिए पहले तो उनको आप अहलियत देना कहाँ से देंगे। आइन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देगा, कौन देगा और उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। बिल्कुल ठीक है आबिर ज़िया साहब, आप समझते हैं कि ये जो नाअहलियत है ये अहलियत में बदल जाएगी, ऐसा कुछ होने जा रहा है? मुमलिकत खुदादाद है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे अंदेशा हर चीज़ का रहता है। ठीक है ना, मैं उम्मीद की बात नहीं कर, अंदेशे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अंदेशा ये कि भाई दुनिया भर में होता है कि किसी ने पब्लिक ऑफिस का ट्रस्ट ब्रीच किया हो तो उसके ऊपर अगर पाबंदी लगा दी तो खत्म हो गई बात। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट अनब्रेक एन एग। ठीक है ना, अब आपने अंडा तोड़ दिया, अब आप दोबारा उसको अंडे को जोड़ना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है कारनामा हो, किसी के पास ये जादू की छड़ी हो। लेकिन फिर मैं उसी नुक्ते पर आऊँगा कि क्या वजह है कि हमारी अभी तक वो 20वीं सदी के जो सियासतदान है, 21वीं सदी के पाकिस्तान में भी जो हैं हम पे मुसल्लत हैं। क्यों नौजवान लोग क्यों नहीं आ रहे, नए लोग क्यों नहीं आ रहे? नए जो है मतलब है वही सियासी खानदान कि जिनको आपने 12 आजमाया। अंग्रेजी की मिसाल है ना कि ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड, तो उनको हमने 12 आजमाया। और आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। आज जो कुछ हम यहाँ पर पस्ती में गिरे हुए हैं उसमें इन सबका हिस्सा है। तो ये नहीं हुआ और हम कितनी बार मौका देंगे। तो अगर ऐसा करते हो, फिर एक और बात है कि इस हुकूमत के तहत जो भी कानून साजी हुई है वह आप देखें वो कुछ अफराद को या कुछ खानदानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई है, लेकिन वो हमारे और आपके लिए नहीं हुई है। नैब के कवानीन 99.999% पाकिस्तानियों का मसला नहीं थे, ये चंद दर्जन लोगों का मसला थे। उसके लिए आपने फुर्ती और चुस्ती का मुजाहरा किया और आपने अमेंडमेंट कर दी। अब अगर आप दोबारा कोई इस तरह की बात करते हैं तो भाई वो कहाँ गए? फिर वो जो लोग बेचारे मतलब है चंद हज़ार की करप्शन के ऊपर, छोटी सी चोरी पे, भैंस चोरी पे, उनको आप सी क्लास में रखते हैं, उनको जलील करते हैं, उनका पूरा ख़ानदान कैरियर तबाह हो जाता है, उनका क्या वो कसूर है? तो फिर मतलब है वो कहते हैं बड़ा अगर होगा, बड़ा मुबैना चोर होगा तो वो मतलब है ही कैन गेट अवे विद मर्डर। वो अरस्तू ने कहा था, अफलातून ने कहा था कि भाई वो क्या कहते हैं कि बड़ा जानवर जो है वो कानून के जाले को तोड़ के निकल जाता है, मकड़ी के जाले को उसने तशबीह दी थी। तो यही हो रहा है हमारे यहाँ। तो अगर ऐसा होता है आमना साहिबा तो बड़ी दुख की बात होगी कि आप जो है बिल्कुल लगाइट साहब की मैं बात 100% दुरुस्त है कि रिव्यू कैसे करेंगे। नहीं, लेकिन वो ताहयात वो कह रहे हैं ना कि ताहयात नाअहली को कुछ टाइम फ्रेम शायद आप मुझे बताइए कि अगर पता हो कि फलां शख्स चोरी में मुलविस है, एक आम मैं उसकी बात करूँ, नॉट वाइट कॉलर क्राइम, कोई भी एक मामूली, उसको आप अपने घर में मुलाजमत देंगे, अपनी कंपनी में मुलाजमत देंगे, स्टिग्मा लग जाता है उसके ऊपर, है ना। हम लोग क्या मतलब लोग रिश्ता नहीं देते कि भाई अगर पता हो कि भाई इसने फला काम कर दिया, फला चोरी कर दी, रिश्वत ले ली, सजा याफ्ता है। यही होता है ना लगाई साहब हमारे माशरे में। मैं नहीं कहता कि सही होता है, लेकिन होता है। तो आप अहम तरीन ऑफिस के लिए आप बार बार उनको हलाल करार दे रहे हैं। सिस्टम पहले उनको हराम करार देता है, लेकिन फिर आप दोबारा हलाल करार देते हैं। साजी के लिए अगर ऑपोजिशन असेंबलियों में होती तो ये आसानी से कानून साजी ना होती। अभी तो ये अपनी मर्जी के कानून नहीं, लेकिन वो ये उसमें अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं और उसमें सिस्टम मजीद एक्सपोज होगा। अगर आप ये करेंगे तो फिर ये क्या होगा इस मुल्क के अंदर? और करते रहे आप। मैं चाहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो, क्योंकि जुनूबी पंजाब की सियासत पे आपकी गहरी नज़र भी है, तो ये कहिएगा कि वहाँ से जुनूबी पंजाब से आसिफ अली जरदारी साहब अपने कदम जमाने में कितने कामयाब रहेंगे? आप समझते हैं आने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी वहाँ पर काफ़ी सीटें निकाल लेगी? फिगर्स के हद तक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बड़ी पार्टियाँ थीं ऑलमोस्ट वो राजनपुर से फारिग हो चुकी हैं। वहाँ पर अब अगर ये
दृशा ख़ानदान और मीना लगारी का ख़ानदान ये चला जाता है पीपल्स पार्टी में, जैसे अफवाहें सुन रहे हैं, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई रहेगा नहीं। मुजफ्फरगढ़ जो है आलमोस्ट यही सूरत हाल है। मुजफ्फरगढ़ में जो है वो तकरीबन खाली, वैसे पीपल्स पार्टी के पास था मुजफ्फरगढ़, तो अब उनके पहले से 3 MNA वहाँ मौजूद थे तो सिटिंग जो जीते थे वहाँ पर, बाकी 2-3 सीटें जो थीं वो भी इनके पास जा सकती हैं क्योंकि वो विनिंग लोग उनके पास आ चुके हैं। इसी तरह से जो है वो रहीम यार खान की सूरत है, वहाँ पर भी उनके लोग थे और बाकी सीटें ले सकते हैं और ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। रहीम यार खान से आगे यही हाल भावलपुर का है, यही हाल भावल नगर का है, यही हाल मुल्तान का है, यही हाल लिया का है। ये सूरत हाल जो है सराइकी बेल्ट में यहाँ पर इनको एक बेहतर वो मिल रहा है और लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं और वो शामिल हुए हैं कि जिनको आप इलेक्टेबल कहते हैं। जो इलेक्टेबल हैं वो अपनी सीट निकाल कर लाते हैं। और अब देखना यह है कि जिन लोगों ने 90,000 वोट लेकर अभी PTI के टिकट पर लिया था, अगर वही लोग इधर आ जाते हैं तो फिर उनकी क्या पोजीशन होगी और वो कैसे खड़े होंगे, ये भी एक चीज़ होगी। फिर ये है कि सराइकी बेल्ट में तो हो रहा है, पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में वहाँ क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, सराइकी बेल्ट जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जहांगीर तरीन भी वहीं पर खेल रहे हैं और फिर जहांगीर तरीन की रिश्तेदारियाँ हैं। उनकी रिश्तेदारी है मखदूम अहमद महमूद से, वो उनके बिरादर निस्बती हैं। मखदूम अहमद महमूद की रिश्तेदारी है यूसुफ रज़ा गिलानी से, वो उनके बिरादर अपना फूफीजाद मामूजाद भाई हैं। इस तरह से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह के जो रिश्तेदारियां हैं वो भी एक किरदार अदा करेंगी। सही। और जो माजी में नहीं किया था इस बार शायद किरदार अदा करें, तो एक इसका ये मामला होगा। फिर सेंट्रल पंजाब के कौन से डायनामिक्स होंगे, क्या नून लीग को वहाँ पर कोई टफ मुकाबला होगा या नहीं होगा। फिर ये कि जो चौधरी बिरादरान हैं वो पहले तकसीम हो चुके हैं, तो चौधरी शुजात का करिश्मा क्या होगा और चौधरी शुजात के अलावा आप चौधरी सरवर जो गए हैं वहाँ पर उसमें PMLQ में, उनका क्या किरदार होगा, ये बहुत अहम होगा। तो बहुत सी चीज़ें, और ये कि ये एक नया ग्रुप जो आ रहा है बाकियात का, जो फवाद चौधरी जिसका ऐलान कर चुके हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें, और ये कि अगर कोई ये सोच रहा है, मैं पिछले दिनों एक दोस्त से ये सुन रहा था, जी अब तो PML नून जो है वो 2/3 मेजॉरिटी लेगी। मुझे नहीं लगता है कि वो पंजाब में भी सिंपल मेजॉरिटी ले सकेगी। वो तो खैर ज़िमनी इंतखाब में भी काफ़ी चीज़ें अया हो चुकी थी। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात 2021 के अलग थे, 2022 के अलग थे। 2021 में तो PTI कहीं नहीं थी और 2022 में PMLN कहीं नहीं थी। तो ये सूरत हाल तो होती है। अब 2023 अपने नताइज लाएगा ना, ये नहीं होगा कि 2021 वाले होंगे या 2022 वाले होंगे। ये 2023 के अब डायनामिक्स ही बिल्कुल अलग होंगे। ठीक हो गया। अच्छा नाजरीन, हमारे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पैनामा पेपर से मुतालिक 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने 8 साल पहले एक दरख्वास्त दायर की थी, अदालतों से रुजू किया था, जो कि अब सुनवाई होने जा रही है 9 जून को। 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करने जा रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पैनामा पेपर्स ने आके एक तहलका मचाया था जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम भी सामने आया था। तो आमिर ज़िया साहब, इस पर क्या कमेंट करेंगे, किस तरीके से आप सूरत हाल को आगे बदलता हुआ देख रहे हैं? इससे कोई ख़ास सूरत हाल नहीं बदलेगी। अच्छा। क्योंकि जो पैनामा पेपर के सबसे बड़े जो शिकार हुए थे वो नवाज शरीफ साहब थे, और अब कोशिश ये की जा रही है कि उनको बहाल कर दिया जाए और अंडू कर दिया जाए। और उस केस को जिस तरह से ख़राब किया गया था कि ज़ाहिर है कि आप देखिए कि जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये जो कानूनदां हैं, कि जो सज़ा दी गई वो उन इल्ज़ामात के तहत दी गई जो कि बहुत माइनर थे, और जो असल उन पर इल्ज़ामात थे वो ज़ाहिर के केस के अंदर भूल भुलैयों में हमारे यहाँ उनको डाइल्यूट कर दिया गया। तो मुझे नहीं पता कि पैनामा पेपर्स का क्या होगा और उसमें कितने बरस लगेंगे, क्या होगा। लेकिन जो हमारा आज का काम है, जो भी लगारी साहब से आप बात कर रही थी ना, मैं अगर आप इजाज़त दें जी जी, कि एक तो मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एक मलगूबा होगा, मिक्स प्लेट होगी हमारी पंजाब की सियासत। अगर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर ना, जब भी होंगे इलेक्शन, ठीक है ना, नून लीग को खुला मैदान नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उसमें जो भी लगाई साहब दिया जाएगा या उनको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पॉपुलैरिटी भी अगर देखी जाए तो वो कम हुई है। जी, अब कितना हम स्पेसिफिक नहीं होते तो हम ये कहते हैं उनको मैदान नहीं मिल रहा। मैं मेरा सवाल ये, क्योंकि उसके आने के बाद जो हमने सूरत हाल देखी है, जो इन्फ्लेशन देखी है, अवाम में जाके अगर आप सर्वे करें तो उसमें तो दुरुस्त, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एंटी नवाज शरीफ वोट बैंक भी है वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तकसीम हुआ है, तो वो कितना इफेक्टिवली अपने आप को गैल्वेनाइज करता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज अब जो नज़र आ रहा है, जो लगाई साहब की बातों से, पहली बात ये कि जो ताकत है वो तो उन्हीं ख़ानदानों में रहेगी जिनके पास
सदियों से, है ना, 50 साल से 100 साल से वही रहे, उनमें ही घूम फिर के रह जाती है ना, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। कभी वो उड़कर पंछी इस डाल पे बैठ जाता है, कभी उस डाल पे बैठ जाता है, तो उससे पता ही चला कि असूल नहीं है। ठीक है ना। हम ये डिस्कस कर रहे हैं लगारी साहब और आमना साहिबा कि जनाब फला कहाँ चला गया, फला पीपल्स पार्टी में चला गया, फला नून लीग में जहांगीर तरीन। हम ये नहीं कह रहे हैं इनमें से किसी जमात का कोई मैनिफेस्टो है, कोई प्रोग्राम है, ये किस चीज़ पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये इलेक्टेबल्स पे लड़ेंगे खाली। तो इलेक्टेबल्स का तो कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो हमने देखा कि पहले झटके में उनका ना कोई असूल होता है, ना उनका कोई मतलब है, कोई प्रिंसिपल होता है, वो फौरन मतलब इधर से उधर हो जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है तो फिर तो बड़ी उम्मीदें कम हो जाती हैं। मैं मुस्तकबिल की अगर बात करूँ ना कि भाई अगर वही चेहरे, वही लोग, वही तर्ज सियासत, और ना उसमें कोई विजन की बात हो रही है, कोई विजन कोई टूटा फूटा हो आपका। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, तीनों जमातों से पूछें आपका माशी विजन क्या है, एक का विजन दूसरे से कितना मुख्तलिफ है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, कोई फर्क नहीं आप पाएंगे ना उसके अंदर। अच्छा, ये बात तस्लीम है कि ये जो हमारे जरदारी साहब के, और उनमें मैं कंफ्यूज कर देता हूँ लगारी साहब और जरदारी साहब को ना, दोनों सरदार हैं बड़े। तो मैं आखिरी में पॉइंट करूंगा कि जरदारी साहब ने सिंध में बड़ा, उनका जो देही सिंध पे कंट्रोल है, उसकी वजह है कि तमाम बड़े जो जागीरदार हैं उनके साथ हैं। वही फॉर्मूला भी ये साउथ पंजाब में भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। और बलूचिस्तान में भी बड़े बड़े, एक मेरी दोस्त से बात हो रही थी वहाँ पर, जो बड़ा इन है वहाँ की सियासत, तो बड़े बड़े सरदार वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को प्लेस तो अच्छा कर रही है। और नज़ला क्योंकि तमाम गिर रहे हैं नून लीग के ऊपर, कि नून लीग ने तमाम इन्फ्लेशन कर दी और नून लीग ने फला काम कर दिया, वो फ्रंट पर है। तो उसमें आप ये देखें कि एज ए डार्क हॉर्स तो वो लगाई साहब निकल जाएंगे। बिल्कुल सही है, निकल सकते हैं। ये भी उम्मीद या खच्चा जो आप कह लें। एक और सवाल नाजरीन वो हमारे सामने ये है कि जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शंस हुए सिंध में, और मेयर कराची का सवाल था कि मेयर कराची कौन बनने जा रहा है, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से उन्होंने इत्तेहाद किया और मेयर हमारा बनने जा रहा है, वो कहते हैं कि हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर बनता है तो वो गैर कानूनी होगा और नाजायज़ होगा, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। लगारी साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जमात इस्लामी कभी भी अपने वोट से कराची का मेयर नहीं बना, ना अब्दुस्तार अफगानी बना, ना दूसरी बार अब्दुस्तार अफगानी बना, ना नेमतुल्लाह खान बना। उन्हें बाहर से किसी ना किसी का वोट मिला, हमेशा ये हुआ। पहला इलेक्शन तो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अब्दुल खालिक अल्लाहवाला जीत चुका था, उसके 3 वोट कैंसिल किए गए सन 1979 में, तब उनकी कामयाबी हुई। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। डिप्टी मेयर हमेशा पीपल्स पार्टी का पहली दफ़ा भी और दूसरी मरतबा भी हुआ। तीसरी मरतबा जब जमात इस्लामी का मौका आया तो नेमतुल्लाह खान आखिर वक्त तक हार रहे थे। रात के 2-3 बजे तारिक खान को पख्तून लोया जुर्गा वाले को उठा कर लाया गया उनके घर पर, रात के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और उसको शामिल कराया गया उनके साथ। और उसके बाद जो है फिर जाकर, वरना ताज हैदर जीत रहे थे, ताज हैदर के जीतने को रोकने के लिए वो ने कर लिया कि जनाब इस बार रात को क्या होगा? इस बार रात को कुछ मुझे होता हुआ लग नहीं रहा है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा है। जो होना है वो हो गया, वो जो होना होगा वो हो चुका होगा। और मुझे नहीं लगता है, और हाफिज़ नईमुर रहमान एक अच्छे प्लेयर हैं, और जमात इस्लामी में अब 2 ही शख्सियात रह गई हैं, एक सिराजुल हक और एक नईमुर रहमान। इसके अलावा हमें नहीं याद, मुझे नहीं, कहीं कहीं एक ज़माने में हुआ करते थे 50-60 साल पहले हमारे दोस्त लियाकत बलोच हुआ करते थे। अभी हाँ वो हैं, लेकिन ज़ाहिर 50 साल, आप 50 साल पुराने लोगों पर एतराज़ कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए वो बात याद दिला रहा हूँ। अच्छा, कि वो भी इतने ही पुराने हैं। तो इस तरह से वो जो हैं मौजूद हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बड़ी हद तक हो चुका है। और वो अब एक बड़ी पार्टी के तौर पर थी पीपल्स पार्टी, शायद ये लग रहा है कि इस मरतबा वो पीपल्स पार्टी शहर में आ जाएगी। वो कितनी देर और चलती है मुझे ये नहीं मालूम। ठीक है आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन सबके सामने, तो फिर ये वाजे हो ही गया एक तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मेयर बनाने जा रही है, कराची में उनका ही मेयर आएगा। जी लग ये रहा, क्यों लग रहा है ऐसा कि अगर नॉर्मल हालात होते और उसमें अगर आप पीपल्स पार्टी, उसकी जमात इस्लामी की और पीटीआई की नशिस्तें जोड़ लें कॉमन सेंस में, तो जाहिर उनको वो क्लियर है। लेकिन क्योंकि अब मतलब रात को क्या कुछ हो जाए, कौन कहाँ चला जाए, कौन वफादारी बदल दे, किसका ज़मीर जाग जाए एकदम, तो उसमें फिर अंदेशा इस बात का है या उम्मीद इस बात की है कि उसका फ़ायदा बरह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा। लेकिन ये बात मैं लगाई साहब की बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि नईमुर रहमान है, डायनेमिक आदमी है,
उनमें बड़ा जोश वलवला है और वो बड़े उदास होंगे, बड़ा दिल शिकस्ता होंगे अगर वो मेयर नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्मीद लगा दी थी, क्योंकि भाई MQ मैदान से बाहर थी, ठीक है ना। और जब भी मादी में बना, मतलब नेमतुल्लाह उस वक्त भी MQ बाहर थी, तो MQ बाहर थी और इस मरतबा PTI लेकिन मेरे ख्याल में अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो शिकस्त व रेख्त का अमल उसमें जारी है और एक सेंट्रलाइज कमांड नहीं है। अब हलीम आदिल शेख को उन्होंने बनाया सिंध का सदर, तो उनका वो मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस नहीं है, मज़ाहिमत है उनके खिलाफ। और इनका जो पीपल्स पार्टी का भी मेयर इन्होंने टिप तो कर दिया है ना, मुर्तज़ा वहाब को किया मेरे ख्याल में। मुर्तज़ा वहाब को भी कर दिया, लेकिन अभी भी ऑप्शन उन्हें खुले रखे हैं कि शायद वो आमिर एक हैं कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट हैं कि लगारी साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने एक अहम इशू पे बस 1 मिनट होगा हमारे पास, उस पर मैं चाहूंगी आप लोगों का कमेंट हमारे सामने आ जाए। वो ये कि इलाकाई तिजारत जिसमें पेशरफ्त हुई है, पाक, ईरान, अफगानिस्तान और रूस, उसमें मैकेनिज्म रूल्स तैयार कर लिए बार्टर सिस्टम के थ्रू अब जो ट्रेड होगी उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये एक बेहतर सूरत हाल पैदा हुई है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। मेरी हमेशा ये शिकायत रही है कि पाकिस्तान की अपने पड़ोसियों के साथ तिजारत $1 बिलियन से भी कम है। जो उनका वॉल्यूम है दो तरफा तिजारत का, वो $1 बिलियन से भी कम है। तुर्की का और इंडिया का $20 बिलियन से ज़्यादा है, $25 बिलियन से भी ज़्यादा है। ईरान का और इंडिया का वो भी $15-20 बिलियन से ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान का और इंडिया का वो भी $5 बिलियन से ज़्यादा था जब तालिबान की हुकूमत नहीं आई थी, इतना ज़्यादा। पाकिस्तान का हमेशा किसी के साथ भी, सवाए चीन के, किसी के साथ भी उनका जो ट्रेड है इंडिया के साथ तो है ही नहीं, वो जो है $1 बिलियन से कम है। अगर आप यहाँ ये करते हैं और मकामी करेंसियों में करते हैं तो फिर आपको प्रोडक्शन देनी पड़ेगी। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ज़ाय हो रहा था। आपके पास डेयरी का बहुत बड़ा है, आपके पास मीट का बहुत बड़ा है। अगर आप एक बेहतर तरीके से चीज़ें करें तो आप बहुत आगे बेहतरी की जानिब हम जा सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।